आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महमूद पिराजा साहब हैं। आप दिल्ली से मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान की यौम दुआ में हिस्सा लेने के लिए बरेली आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि फ़लस्तीन पर वो क्या सोचते हैं और मुसलमानों को हिंदुस्तान के क्या करना चाहिए। एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि जिस तरह से फ़लस्तीन वाला मामला चल रहा है, उसमें बहुत से जैसे जो कानूनी राइट है जो मुसलमानों के नहीं बल्कि जो भी उस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, वो क्या कर सकते हैं यहाँ रहते हुए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को और हम्माद साहब आए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से उनको कि उन्होंने एक बहुत ही अहम और ज़रूरी ज़िम्मेदारी वाला काम किया है कि फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के साथ खड़े रहकर और जुल्म करने वाले ज़ायनिस्ट ताकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है मजबूती से उत्तर प्रदेश से, जो भारत का एक तरह से दिल बरेली से। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ तो बुनियादी बात भारत के मुसलमानों को या भारत के सभी नागरिकों का ये फ़र्ज़ है धारा 51 जो है आर्टिकल 51 के पूरी दुनिया के जो मज़लूम हैं उनके साथ खड़े रहें। ये आर्टिकल 51 है और जो मुल्कों में यूएन के जो चार्टर्स हैं उसके हिसाब से इंसाफ कराने के लिए कोशिश करने की ज़िम्मेदारी हमारे नागरिकों की हमारा संविधान लगाता है। भारत का संविधान आर्टिकल 14 के ज़रिए पूरी दुनिया के लोगों को बराबरी का हक देता है, 19 बोलने की आज़ादी देता है और मस्जिद अक्सा होने की वजह से मुसलमानों का फ़िलिस्तीन में मस्जिद अक्सा होने की वजह से मुसलमानों की मज़हबी ज़िम्मेदारी को निभाने का भी अधिकार और हक आर्टिकल 25 देता है। ये तो कानूनी पोजीशन है। अब ये सिर्फ हमारा हक नहीं है मुसलमानों का ही नहीं बल्कि सभी इंसाफ पसंद और हक पसंद लोगों का हक ही नहीं है, ये ज़िम्मेदारी भी है जो भारत का संविधान लगाता है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी भारत के नागरिकों का फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी भारत का संविधान लगाता है। जो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, वो सभी लोग ज़ायनिस्ट ताकतों के साथ मिलकर जिनका काम ही पूरी दुनिया में करप्शन फैला के और जो लीडरशिप है उसको बरगलाना, ख़राब करना और ख़रीदना है, ये उनका जो साथ दे रहे हैं वो सब लोग अपराध कर रहे हैं। कोई भी इंसान अगर भारत के अंदर रहकर फ़िलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करना चाहता है, जो भी उसे रोकेगा तो वो एक तरीके से भारत के आइन के ख़िलाफ़, संविधान के ख़िलाफ़ काम करेगा और भारत के कानून के ख़िलाफ़ काम करेगा। अब बुनियादी बात अब देखने के लिए ये भी बहुत अहम है कि पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया दो धड़ों में बँट गई। एक तरफ है कुछ बहुत चंद मुल्कों के स्टेट हेड्स, उनके रूलर्स जो हैं सिर्फ वो एक तरफ हैं और वो अपनी करप्ट वजूहात से, क्योंकि ज़ायनिस्ट ताकतें सिर्फ हर जगह जाके करप्शन फैलाती हैं और उससे हर एक मुल्क के आवाम का खून चूस कर अपने बैंक बैलेंस और अपने घर भरती हैं। तो कुछ मुल्कों की क़यादत को छोड़ के जो एक तरफ है, पूरी दुनिया की आवाम 95% से ज़्यादा आवाम सड़कों पे आकर अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जाकर अपने हुक्मरानों को मजबूर कर रही है कि वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हों, फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। ना सिर्फ फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू, ज़ायनिस्ट ताकतें और जो बाइडन जो असली लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जंग नहीं हो रही है, ये अमेरिका और फ़िलिस्तीन के बीच में जंग हो रही है। फ़िलिस्तीन के जो मुजाहिद हैं उनके बीच में और अमेरिका के बीच में जो जंग हो रही है। तो ये सारे लीडर्स, जो बाइडन साहब का अब जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो 68% उनके खिलाफ हो गई है जनता वहाँ की, प्रेसिडेंट के। देखिए आप लोग, यहूदी एक चीज़ हैं और ज़ायनिज़्म अलग चीज़ है। तो जैसे पूरी दुनिया में ज़ायनिस्ट ताकतों ने मीडिया को कब्ज़े में कर रखा है, तो असली बात लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। उसके बावजूद पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है। लोग भारत में, जैसे भारत के लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को विश्वास करना बंद कर दिया, उसी तरीके से पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम मीडिया को नकार कर, उनके झूठ को झुटला कर पूरी दुनिया की आवाम सड़कों पर है। ख़ुद इज़राइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी लिक्विड पार्टी के ख़िलाफ़ बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। अमेरिका में हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं, साउथ अमेरिका में हो रहे हैं, अफ्रीका में हो रहे हैं, जापान में हो रहे हैं,
सभी जगह पे मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं, और आवाम ने मजबूर कर दिया है अपने सभी शासकों को कि वो इज़राइल के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीन के हक़ में खड़े हों, क्योंकि इज़राइल एक टेररिस्ट कंट्री है। इज़राइल के लीडर्स और उनके पीछे बैठी हुई ज़ायनिस्ट ताकतें सब आतंकवादी हैं। पूरी दुनिया की आवाम ने ये तय कर दिया है। अब वक्त और फ़र्क सिर्फ इतना बाकी है कि कब इन आतंकवादियों को सज़ा दिलवाई जाएगी। ये यूएन के रेजोल्यूशंस 65 से ज़्यादा रेजोल्यूशन, ये 7 जो अक्टूबर को आखिरी दिन मान रहे हैं हिस्ट्री का, या पहला दिन मान रहे हैं, जिस दिन हमास के मुट्ठी भर नौजवानों ने ये साबित कर दिया कि इज़राइल का सारा जो एक ढकोसला था कि उनके पास दुनिया की बेहतरीन तरीन सर्वेलेंस के इक्विपमेंट्स हैं, बेहतरीन तरीन उनके पास आर्मी है, उनके फ़ौजी बहुत ज़्यादा बहादुर और जियाले होते हैं, उनके पास इक्विपमेंट ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास आयरन डोम ऐसी है कि जिसको कोई भेद ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें कुछ मुट्ठी भर नौजवानों ने बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दी। उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो एक तरीके से मुंह के बल गिर पड़ी है। और उससे भी बड़ा जो एग्ज़ाम्पल ये है कि अब ज़मीनी लड़ाई जब हो रही है, कोई इजरायली फ़ौजी जिसको ये बताया जाता था कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बहादुर और ट्रेंड फ़ौजी हैं, वो टैंकों से और अपने आर्मर्ड व्हीकल से ज़मीन पे पैर रखने को तैयार नहीं है। और वो आर्मर्ड व्हीकल्स भी उनके जो घरेलू जो वो हथियार बना रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोग, उससे नेस्तो नाबूद हो रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके इस तरीके के इक्विपमेंट ना सिर्फ नाकाम हो गए बल्कि बर्बाद भी हो गए। तो बुनियादी बात यह है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि 7 अक्टूबर कोई हिस्ट्री का आखिरी या पहला दिन था, वो लोग वही ज़ायनिस्ट ताकतों के द्वारा ख़रीदे हुए लोग हैं जो अपनी आवाम के ख़िलाफ़, यानी कि अपने मुल्क, किसी भी मुल्क की आवाम ही उस मुल्क की मालिक होती है, मुल्क ही आवाम होता है। तो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जाके जो स्टेट हेड्स ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो सब उन्हीं आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। और उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में भी मुकदमे दायर हो रहे हैं। हम लोगों ने भी वादा किया था, भारत से भी हम लोग एक इंटरवेंशन डालेंगे वहाँ, और इन सभी लोगों को कानूनी तरीके से सज़ा दिलाने का भी काम करेंगे। और आवाम अपने देशों को, अपने स्टेट हेड्स को ये भी मजबूर करे कि वो इज़राइल से फ़ौजी नाता नहीं, फ़ौजी नाता तो तोड़ ही लेना चाहिए, क्योंकि उनके सारे इक्विपमेंट, सारी ट्रेनिंग बेकार है। अब अगर भारत आयरन डोम ख़रीदने की सोच रहा था तो उसको सोचना चाहिए कि आयरन डोम तो बिल्कुल फेल है, वो तो मुट्ठी भर लोगों ने घर में बने हुए हथियारों से ही ख़त्म कर दी। तो ये सब जो ढकोसला करते हैं मीडिया के माध्यम से, झूठा प्रचार करके, वो सब धराशायी हो गया। और उनके फ़ौजी जो इतने डरपोक निकले कि वो ज़मीन पे उतरने को तैयार नहीं है, इल इक्विप्ड और बग़ैर हथियारों के जो लोग लड़ रहे हैं उनके सामने। तो ये जो पूरी दुनिया के सामने एक नज़ारा आया, तो इज़राइल का एक ही जो फ़ायदेमंद चीज़ होती थी वो यही होती थी कि दुनिया की सरकारों को वो स्पाइंग इक्विपमेंट, जैसे यहाँ पे पेगासस देते हैं, वोटों की ईवीएम को मैनिपुलेट करने के, ईवीएम से इलेक्शन जिताने के जो ये फ्रॉड और चीटिंग के कारनामे करते हैं, लोगों को रिश्वतें दे के गलत कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है। उसमें भी वो एक तरीके से नाकाम हो गए हैं। तो इज़राइल इज़ अ फेल्ड कंट्री, इज़राइल इज़ अ टेररिस्ट कंट्री। उसके खिलाफ सभी मुल्कों की आवाम जैसा इकट्ठा हो रही है। यूएन में भी अब रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास कर दिया। आवाम इकट्ठी होकर अपने सभी हुक्मरानों पर दबाव बनाए कि इज़राइल से इकोनॉमिक नाता अपना तोड़ लें। फ़ौजी भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक नाता तोड़ लें। जैसे अरब ममालिक सिर्फ अगर पेट्रोल देना बंद कर दें, तुर्की सिर्फ पेट्रोल का नल बंद कर दे, सिर्फ गैस का, तो ही इज़राइल 2 दिन में घुटनों पर आ जाए। आवाम के हाथ में एक चीज़ ये है कि दबाव बनाए, ये वो है, उसकी डिमांड है कि अगर दबाव बनाती है या दबाव माना जाता है या नहीं माना जाता है। लेकिन आवाम के अपने हाथ में क्या है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, दबाव बनाना ही मैंने आपको अभी अर्ज़ किया। आप इस वक्त ये आवाम का ही दबाव है कि पूरे 57 इस्लामिक कंट्रीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक आवाज़ में। ऐसे भी लोग जो कि अब्राहम अकॉर्ड्स कर रहे थे इज़राइल के साथ, अमेरिका के दबाव में आके, ऐसे भी हुकूमतें हैं जो कि ऐसे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते थे कि वो अमेरिका के एजेंट्स हैं। वो भी क्या बोल रहे हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे इज़राइल से, हम इज़राइल को रिकग्नाइज़ ही नहीं करते और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सब जो जुल्म वो कर रहे हैं। तो ये किसका दबाव है? ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का। एक तो ये दबाव हो गया कि दबाव, लेकिन आवाम जैसे अपने तौर पर क्या कर सकते हैं? अपने तौर पे जो आवाम के अपने हाथ में मुजाहरा करना सबसे अहम बात है, लेकिन उससे भी अहम बात है कि जो ये ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसका टोटल बायकॉट करें।
तब भी ये मुझे मेरा जो अनुमान जो अंदाज़ा मैं लगाता हूँ 1 हफ्ते से ज़्यादा इजराइल की इकोनॉमी क्रैश होने में नहीं लगेगा अगर सिर्फ दुनिया के मुसलमान ही ये इजराइल के प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दें। 1 हफ्ता लगेगा इजराइल की इकोनॉमी क्रैश होने में, 1 हफ्ता लगेगा इजराइल की सरकार को बैंक करप्ट होने में। और अगर पूरी दुनिया के अमन पसंद, इंसाफ पसंद आवाम बंद कर दें, उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें, तो मुझे नहीं लगता चंद घंटों से ज़्यादा इजराइल की गवर्नमेंट अपने जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो भी निकालने के लिए पैसा भी बचेगा उनके पास। एक चीज़ ये देखी गई है कि जैसे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बरेली और मुंबई में, मैंने देखा कि उन्होंने जब झंडा जलाया, झंडे को पैरों से दबाया, तो उसके बाद मुकदमे हो गए सब पर। तो ये क्या राइट है इसमें, अगर प्रदर्शन में वो कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, भारत का संविधान, मैंने आपको शुरू में ही कहा, भारत के एक एक नागरिक जो भारत के संविधान में भरोसा रखता है, अपने मुल्क से प्यार करता है, भारत के संविधान ने ये ड्यूटी लगाई है आर्टिकल 15 कैपिटल ए ने कि संविधान की जो भावनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए कोशिश करे, संघर्षरत रहे। और 51 आर्टिकल ये कहता है कि इंटरनेशनल जो सारी कंट्रीज़ हैं उनको इंसाफ पसंदी के हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करे। ये भारत की ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो जो भी लोग, और मैं उन लोगों को क्रिमिनल ही मानता हूँ, क्योंकि भारत के संविधान के खिलाफ जाके कोई काम करता है तो वो क्रिमिनल होता है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों या सरकारी अधिकारी हों या मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों या कोई भी ओहदेदार हों। वो अगर भारत के संविधान के ऊपर अमल करने से भारत के नागरिकों को कोई रोकता है तो वो अपराध करता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो झूठे मुकदमे इस तरह के बना रहे हैं, वो अपराधी हैं कानून की नज़र में और आइन की नज़र में और देश की नज़र में वो अपराधी हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं खुद भी अपना एग्जाम्पल, आज मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, तो कोई मुकदमा बना सकता है कोई? अगर वो बनाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा हम बनवाएंगे। अगर कोई पुलिस अधिकारी ये जुर्रत करेगा कि किसी को फ़िलिस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करने से रोके, किसी को प्रोडक्ट बाइकआउट करने की अपील करने से रोके, तो वो अपराध कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ये आप लोग मुझे एक बार जामा मस्जिद पे हमने पिछले जुमे को प्रोटेस्ट किया था, उससे पहले जुमे को मुझे अरेस्ट किया था। हमने पुलिस के खिलाफ ही कंप्लेंट कराई और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर कराया, और उसके बाद आप सब लोगों ने देखा कि अगले जुमे को पूरी ताकत से हम लोगों ने दिल्ली की जामा मस्जिद पे भी फ़िलिस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट किया था। तो ये कानून की पोजीशन है, किसी के दबाव में ना आए। फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आपको जितनी ताकत से आवाज़ उठानी है वो भारत का संविधान आपकी ड्यूटी लगाता है। आपकी जो अपने देश के प्रति देश प्रेम है वो आपकी जिम्मेदारी लगाता है, और पीसफुल रहना हमारे संविधान की जिम्मेदारी दूसरी है सबके ऊपर। कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है तो वो देश के हित में काम करेगा, कोई उसको रोकना चाहता है तो वो देश के खिलाफ काम करेगा। लेकिन उन सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि हम इजराइल के सारे प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें। हर एक बैंक से हम अपना बैंक अकाउंट जो लोग फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी खोल के बैठे हैं, या जो बहुत सारे शेयर मार्केट में भी जो लोग काम करते हैं, इंश्योरेंस जिन्होंने कराई है, वो सभी चेक करें कौन से प्रोडक्ट्स, कौन सी कंपनीज इजराइल की या जो ज़ायनिस्ट ताकतों की हैं, उन सभी का बाइकआउट करें। इन टीवी चैनल्स का बाइकआउट करें, जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स दुनिया भर में, अगर मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ इनको देखना बंद कर देगी तो ये सारी इंडस्ट्री क्रैश हो जाएगी। रशिया टीवी देखना शुरू करें, अल जज़ीरा देखना शुरू करें। मैं खुद एक फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा जो है हारित्स नाम का एक अखबार है यहूदियों का, उसकी खबरें पढ़ें जो कि खुद इजराइल से शाया होता है। ऐसे न्यूज़ चैनल्स को और आप जैसे सोशल मीडिया वालों को प्रमोट करें, ये अपने आप अपने घुटनों पर आ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम और ज़ायनिज़्म की लड़ाई एक ही है और वो है रिबा। ये और दुनिया में और कोई लड़ाई ही नहीं है, रिबा की लड़ाई है ये सारी। और रिबा के इस्लाम क्योंकि एक ऐसा इकोनॉमिक्स देता है, दुनिया को एक ऐसी इकोनॉमी देता है जो सूद को ख़त्म करती है। सूद से पूरी दुनिया के लोग, किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, ये जो ज़ायनिस्ट का निज़ाम है, जो मॉडर्न कन्वेंशनल बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो ये शेयर मार्केट का धंधा है सारा, जो भी ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये हर एक आवाम के किसी भी मुल्क का हो, चाहे अमेरिका का क्यों ना हो, चाहे ख़ुद इजराइल का क्यों ना हो, उसका खून चूसता है। इस्लामिक निज़ाम एक ऐसा देता है जो कि बग़ैर रिबा का पैसे से पैसा कमाने को हराम करार देता है। तो ये एक निज़ाम ऐसा है
जो हर एक घर में खुशहाली ला सकता है। अगर कोई इस्लाम का मज़हब भी अडॉप्ट ना करे तो भी अगर वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करेगा कोई भी मुल्क, तो उस मुल्क में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो खुशहाल होगा। यही दो लड़ाई है जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, और वो कुछ नहीं है, रिबा वर्सेस इंटरेस्ट है। अभी आपने महमूद पुराजा साहब को सुना, कानूनी पहलू फ़िलिस्तीन को लेकर साफ कर दिए हैं और आवाम को भी एक रास्ता दिया है कि वो इस मसले पर क्या कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।